Hello. Hi, Prasad. Good morning. Hi sir, good morning. ठीक है। कल एटलीस्ट कहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा था। हाँ कल कुछ प्रॉब्लम था शायद जाते जाते। ओके। ओके, तो कल का सेशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, सब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, पर्सनल एरिया, पर्सनल एरिया, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने जॉब बनाए, पोजीशन बनाए। उस जॉब में, पोजीशन में जो भी चीफ होते हैं उसको असाइन किए थे। देन हम लोग टास्क बनाए थे। कौन से पोजीशन के लिए क्या टास्क होंगे वो हमने असाइन किए थे। उसके बाद अकाउंट असाइनमेंट आता है। अकाउंट असाइनमेंट में हमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन में हमें मैपिंग करना पड़ता है। और मैपिंग करने से पहले, सबसे पहले हमें कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, ये सब हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट में टास्क असाइन कर दिए थे पोजीशन पे। ये अकाउंट असाइनमेंट फीचर है। अकाउंट असाइनमेंट फीचर में हमें कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, पर्सनल सब एरिया, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एंड सब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लिए किए हैं, उससे असाइनमेंट करना पड़ेगा। असाइनमेंट करने से पहले हमें कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, पर्सनल सब एरिया, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देन कॉस्ट सेंटर का असाइनमेंट आता है। कॉस्ट सेंटर भी जब हम लोग ये सब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद फाइनेंस के कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, जैसे कंट्रोलिंग एरिया, अकाउंट ग्रुप, देन चार्ट ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट सेंटर, देन उसके बाद भी कॉस्ट सेंटर बनता है। तो ये दो टॉपिक अभी रह गए हैं। और ये होने के बाद फिर वो हम मेंटेन करेंगे। तो इंटरक्लास स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन कंपनी, देन कंपनी कोड, फिर असाइन करना पड़ेगा कंपनी टू कंपनी कोड, फिर डिफाइन पर्सनल एरिया, फिर असाइन करना पड़ेगा पर्सनल एरिया टू कंपनी कोड। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से डिफाइन पर्सनल एरिया से लेके आपके पर्सनल सब एरिया तक, ये बस 3 स्टेप है एचआर के। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे स्टेप आप देख सकते हैं, ये सब फाइनेंस के स्टेप है। तो कंपनी कोड भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये फाइनेंस कंसल्टेंट नहीं करेंगे, रियल सिस्टम में फाइनेंस कंसल्टेंट ही करते हैं। बट ये डेमो सर्वर है तो ये हमें ही डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम आगे का कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते। तो ये 3 टॉपिक है, कंपनी, कंपनी कोड एंड असाइन कंपनी टू कंपनी कोड, ये हमें करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी कोड से फिजिकल ईयर वेरिएंट भी हमें असाइन करना पड़ेगा। ये भी एक्चुअली फाइनेंस का ही है, तो हमें ही असाइन करना पड़ेगा। उसके नीचे का आप देख सकते हैं, ये अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी करेंगे तब भी आपका पेरोल का जो प्रोसेस होता है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। इशू कहाँ पे आता है? इशू आता है जब हम पोस्टिंग करते हैं, उस टाइम पे इशू आता है। क्योंकि पोस्टिंग के टाइम पे हमें कॉल सेंटर क्रिएट करना, मेंटेन करना पड़ता है मास्टर डाटा में। जब तक हम कॉल सेंटर क्रिएट नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे, पोस्टिंग नहीं होगा। एंड उससे रिलेटेड जीएल अकाउंट और अकाउंट ग्रुप, यहाँ पे भी इशू आते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें पोस्टिंग के टाइम पे करना पड़ेगा। तो अगर ये आप एज एस एफ पी एस सी आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है। हमारा जो मेन मोटो रहता है वो पेरोल प्रोसेस करने का रहता है, कि भाई अच्छे से पेरोल प्रोसेस हो गया, फिर आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है एस ए पी एस सी एम के, वो सक्सेसफुली हो जाएंगे। पोस्टिंग के लिए एफ आई का कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्योंकि एस ए पी एस सी एम एंड इंटीग्रेशन पोस्टिंग से रिलेटेड ये इंटीग्रेट होते हैं। तो ये सब भी हम लोग चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिफाइन कंपनी से। सबसे पहले हम लोग कंपनी स्टार्ट क्रिएट करेंगे। तो जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हमने क्रिएट किया था,
टाटा ग्रुप के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, सेम उसी तरह कंपनी कोड हम टाटा ग्रुप असाइन करेंगे। तो चलते हैं सिस्टम पे। कंपनी डिफाइन करने के लिए आपको एसपीआरओ में जाना पड़ता है। मैंने बताया था कि जो भी एसपीआरओ में कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपके कंसल्टेंट करते हैं। इसके अलावा एसएपी इजी एक्सेस से जो भी हम लोग टीपोड एक्सेस कैसे करके करते हैं, जैसे अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन सब ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन जो क्रिएट किया जाए एंड यूजर का काम होता है। और जो आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन से। तो एसपीआरओ में जाना पड़ता है। एसपीआरओ में जाके आईएमजी, देन इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में भी हम लोग सारा डिफाइन करते हैं, जितने भी पर्सनल एरिया है, पर्सनल सब एरिया, बिजनेस यूनिट, कंपनी कोड, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप, और फाइनेंस से रिलेटेड और अदर मॉड्यूल से रिलेटेड एसडी के हो गए एमएम से, वो सारे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही डिफाइन करते हैं। जैसे प्लांट बनाना है एमएम के लिए, एसडी के लिए इनवॉइस बनाना है, तो वो सब हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ही करते हैं। तो ये डिफाइन कंपनी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आता है, एफआई का आता है। तो चलते हैं सिस्टम में। कमांड विंडो में रिपोर्ट डालना है एसपीआरओ एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, एंड वहाँ पे एसएपी रेफरेंस आईएनजी है, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन गाइड। इसी इम्प्लीमेंटेशन गाइड में सारा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। हर एक सिस्टम में, आपके डेमो सिस्टम हो या तो आपके रियल सर्वर हो, एसएपी ऑलरेडी एक डेमो कंपनी यहाँ पे बना के देता है। हर एक कंट्री के लिए, आपका अगर यूएसए के लिए होगा, जर्मन, इंडिया, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, हर एक के लिए एक कंपनी डिफाइन करके देता है। तो उसका रेफरेंस लेके आप अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में पता नहीं है एक एक फील्ड के बारे में, तो आप उस कंपनी का रेफरेंस लेके आप उसको कॉपी करके अपना कंपनी आप बना सकते हैं। तो इसलिए ये रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड है। इम्प्लीमेंटेशन गाइड में जाएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं सारे आपके पाथ आ रहे हैं। हर एक मॉड्यूल के लिए सारा कॉन्फ़िगरेशन यहीं से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में दो चीज होते हैं, डेफिनेशन एंड असाइनमेंट। डेफिनेशन में सारा डिफाइन करते हैं, असाइनमेंट में जो भी हमने डिफाइन किया है उसको एक दूसरे के साथ असाइन करते हैं। जैसे ये कंपनी कोड बनाए, ये पर्सनल एरिया बनाए, तो वो पर्सनल एरिया किस कंपनी कोड के लिए डिफाइन होगा, असाइनमेंट होगा, तो वो असाइनमेंट करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन में हम लोग सारा डेफिनेशन करें। एंड डिफिनेशन में देख सकते हैं यहाँ पे हर एक मॉड्यूल के लिए है, अगर वो फाइनेंस का हो, कंट्रोलिंग, लॉजिस्टिक, एमएम का है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, देन प्लांट मेंटेनेंस, पीपी। उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर में हमारे कितने रहते हैं, पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय सब ग्रुप, बस ये चार हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। उसके अलावा फाइनेंस में कुछ एक्टिविटी रहते हैं, जैसे डिफाइन कंपनी, देन कंपनी कोड, कंट्रोल एरिया, बिजनेस एरिया, तो ये सारे फाइनेंस के पार्ट है। हमें सबसे पहले डिफाइन करना है कंपनी, तो कंपनी में जाके एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी इतने सारे कंपनी बने हुए हैं, और ये कस्टम किसी ने कॉन्फ़िगरेशन किए हुए हैं। उसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आईएन से आपको इंडिया के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईएन, ये आपके इंडिया के लिए है। तो इंडिया के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आईएन से स्टार्ट होता है, तो ये सब आप देख सकते हैं इंडिया के लिए। तो अगर आपको डिटेल में चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने IN01 सेंटेंस कंपनी क्रिएट किया हुआ है, कंपनी मैंने बताया था वो 4 डिजिट का ही होता है, एंड आप वहाँ पे कंपनी नेम डाल सकते हैं। डिटेल में अगर मैं चेक करूंगा इसके अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रीट मेंटेन है, देन पोस्टल, सिटी, कंट्री, रीजन, लैंग्वेज एंड करेंसी। इसके बाद भी यहाँ पे एडिशनल एंट्रीज होते हैं, सॉरी कंपनी में नहीं होते, कंपनी कोड में एडिशनल एंट्रीज में आपको उसके रिलेटेड सारे एड्रेस डालने पड़ते हैं डिटेल में। तो इसी तरह हम एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे, न्यू एंट्री में जाके हमें कंपनी क्रिएट करना है। तो हमें कौन सा कंपनी क्रिएट करना है, टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप से हमें चेक करना है कि ऑलरेडी कोई मेंटेन है या नहीं। अगर टाटा से रिलेटेड कोई भी कंपनी मेंटेन होगा तो आप उस कंपनी से मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे देख सकते हैं टाटा कंपनी कोड से ऑलरेडी मेंटेन है यहाँ पे, तो आप सेम कंपनी कोड से क्रिएट नहीं कर सकते, आपको अलग कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा या अलग कोड डालना पड़ेगा।
तो कोड हम लोग डालेंगे DAGP, डाटा ग्रुप। तो यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू एंट्री। कंपनी यहाँ पे डाल सकते हैं, कंपनी 4 डिजिट का विच इज टाटा ग्रुप। ठीक है, देन कंपनी नेम टाटा ग्रुप, एंड में लोकेशन डालते हैं। यहाँ पे सेकंड नेम डाल सकते हैं या तो लोकेशन डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपके एड्रेस आते हैं, तो यहाँ पे हेलो। हेलो। तो सर सर मुझे ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। अपन ने लास्ट टाइम अपन ने वही टाटा ग्रुप जो क्रिएट किया था वही सेम अपन हाँ, वापस यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या होता है वहाँ पे, हम लोग मास्टर डाटा में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं मास्टर डाटा ओपन करूँगा, ये करती कोई भी एक एम्प्लॉय डाटा में, ठीक है, इन्फोटेक 1 ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट में होते हैं। अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि HR में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, तो आपके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, पर्सनल स्ट्रक्चर एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम कंपनी कोड, पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया, बिजनेस एरिया, कॉस्ट सेंटर, ये सारे क्रिएट करते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में भी हमें पोजीशन, जॉब, ये क्रिएट करने पड़ते हैं। बट पोजीशन एंड जॉब क्रिएट करने से पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करना पड़ता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन से कंपनी का है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है वो बस पोजीशन क्रिएट करने के लिए किए हैं। एंड ये आपके इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में मेन कंपनी कोड होते हैं, जहाँ पे सारे उसके कौन से करेंसी होंगे, कौन से लैंग्वेज होंगे, क्या एड्रेस होगा, ये सारे डिटेल आपके इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में रहते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो मैंने कंपनी क्रिएट किया वो बस एक रेफरेंस के लिए क्रिएट किया है। वहाँ पे हम 8 डिजिट का कोड ऑटोमेटिक मेंटेन हुआ है, एंड कंपनी का हमने बस डिटेल मेंटेन किया है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा कुछ भी मेंटेन नहीं किया है। तो हम उसमें कंट्री मेंटेन नहीं किए हैं, कौन सा करेंसी है वो मेंटेन नहीं किए हैं, उसका एड्रेस क्या है वो मेंटेन नहीं किए हैं। इसीलिए वो सारे हमें डिटेल आपके इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में मेंटेन करना पड़ता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, हर एक मॉड्यूल के लिए आपको कंपनी डिफाइन करना पड़ता है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है वो बस आपके SAP SCM के लिए यूज होता है। इसीलिए हमें 2 बार क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जितने भी आप डिटेल देख रहे हैं ये आपके अदर मॉड्यूल से रिलेटेड होते हैं। FI के लिए भी सेम कंपनी कोड आपका यूज होगा। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके HR मॉड्यूल लिए हैं, फाइनेंस मॉड्यूल लिए हैं, SD मॉड्यूल लिए हैं, MM मॉड्यूल लिए हैं, तो उसके लिए सेम कंपनी कोड होगा। बट जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होता है वो बस SAP SCM के होते हैं, डिपार्टमेंट जो रिपोर्टिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें 2 टाइम्स करना पड़ता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए अलग से करना पड़ता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप बस कंपनी कोड, पर्सनल एरिया एंड पर्सनल सब एरिया ही डाल सकते हैं। बट आपका डिपार्टमेंट बहुत लेंदी है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है विच इज मेन कंपनी कोड, देन आपके बिजनेस एरिया हो गए, पर्सनल एरिया है, पर्सनल सब एरिया है, डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, डिवीजन है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में क्रिएट कर सकते हैं। बट ये सारा पॉसिबल नहीं है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। इसलिए यहाँ पे भी हमें कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज कंपनी कोड। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है, इसीलिए हमें 2 बार क्रिएट करना पड़ता है। ये फाइनेंस वाले करते हैं, जो हमने किया था ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वो SAP SCM से रिलेटेड है। एंड आपके पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया में भी लोकेशन वाइज आते हैं कि वो कौन से लोकेशन में है। उसी तरह अगर मैं सब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया किए हैं, बस एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी डिटेल नहीं रहते हैं। बट पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया में भी वो सारे डिटेल रहते हैं। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी हम लोग असाइनमेंट करते हैं कि कौन से हॉलीडे कैलेंडर होगा, कौन सा वर्क शेड्यूल होगा, उसका कौन से प्राइमरी वेज टाइप होंगे, PCR क्या होंगे, वो आपके पर्सनल एरिया एंड पर्सनल सब एरिया से रिलेटेड होते हैं, उसके साथ असाइनमेंट होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के साथ। तो बस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हम लोग एक रेफरेंस के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि जो हम मेन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में क्रिएट करें उसके साथ हम मैपिंग कर पाए।
ओके। तो वापस से हम कंपनी एंड कंपनी कोड क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पे देखे थे बस हमने एप्लीकेशन एंड नेम डाला था। यहाँ पे देख सकते हैं हम डिटेल इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन में स्ट्रीट फिर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। और देन पोस्ट ऑफिस सिटी मुंबई। देन आपके कंट्री कौन सा रीजन होते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एक रीजन के लिए यहाँ पे आता है। तो ये इंडिया में है तो मैं सेलेक्ट करूंगा IN विच इज इंडिया। लैंग्वेज इंग्लिश होगा EN। एंड करेंसी INR विच इज इंडियन रुपीज। अगर आपको करेंसी भी चेक करना हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हाँ बहुत सारे करेंसी है। तो विच इज इंडियन INR इंडियन रुपीज। तो ये मैंने टाटा ग्रुप डिफाइन किया है एंड इसको सेव कर। ओके तो हमने टाटा ग्रुप कंपनी डिफाइन कर दिया है। एंड इसके बाद हम लोग कंपनी कोड डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एडिट कंपनी टू कंपनी कोड। तो यहाँ पे एडिट कंपनी डाटा कोड करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी सारे कंपनी कोड क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे कि टाटा ग्रुप से सेम कोड हमने जो मेंटेन किया है कंपनी उस कोड से कोई भी मेंटेन तो नहीं है। तो टाटा कंपनी है बट हमने मेंटेन किया है TAGP टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप से कोई भी कंपनी नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू एंट्रीज है। एंड यहाँ पे कंपनी कोड सिलेक्ट करेंगे विच इज टाटा ग्रुप। ठीक है ये हमने मेंटेन कर दिया। यहाँ पे भी सेम हम लोग कंपनी कोड के लिए भी सेम डिटेल मेंटेन करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये एड्रेसेज है एडिशनल डिटेल। यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेव करते हैं एक नया टेब होता है ये एड्रेस डिटेल के लिए है। यहाँ पे सारे आप डिटेल में एड्रेस मेल ID जो भी लैंग्वेज टेलीफोन नंबर इस पे ये आप डिटेल में डाल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कंट्री है उसमें चेक मार्क किया हुआ मतलब ये मैंडेटरी फील्ड है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सिस्टम सेव नहीं करने देगा क्योंकि मेक एन एंट्री इन मैंडेटरी फील्ड। तो जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपको मेंटेन करना ही पड़ता है। एंड आपको चेक मार्क से पता चल जाएगा कि कौन से फील्ड में वो मैंडेटरी फील्ड है। तो यहाँ पे पहले टाइटल मेंटेन करेंगे। टाइटल इज कंपनी। कौन सा कंपनी जैसे टाटा ग्रुप। यहाँ पे ये सब मेंटेन नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कंपनी कोड एंड कंपनी ने मेंटेन कर दिया। बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे स्ट्रीट। देन यहाँ पे देख सकते हैं ये रीजन है कौन सा रीजन IN सॉरी कंट्री। एंड यहाँ पे रीजन आ रहे हैं। रीजन आपके स्टेट आ जाएंगे। तो जो भी इंडिया में स्टेट आएंगे वो सारे इंडिया में है। तो ये मुंबई में है इसीलिए हम सिलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। देन उसके अलावा ये सारे डिटेल है आप ये सब फिल कर सकते हैं अदरवाइज स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें से और कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ।
तो हमने कंपनी एंड कंपनी कोड डिफाइन कर दिया है। अभी कंपनी एंड कंपनी कोड हमें दो बार क्यों क्रिएट करना पड़ रहा है? कंपनी कोड आप एक क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर में कितने भी कंपनी आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टीसीएस, ये सारे अगर मैं कंपनी मान लेता हूँ, बिजनेस एरिया कंपनी, तो आप एक टाटा ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी कोड, एंड उसके अंदर भी वो सारे टाटा मोटर्स एंड आपके टाटा पावर, टीसीएस, इसी कोड के साथ आप मेंटेन कर सकते हैं। या तो फिर आप अलग से एक कंपनी बना दीजिए सेम नाम से, एंड उसके बाद बिजनेस एरिया, पर्सनल एरिया से आप बना सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी एंड कंपनी कोड अलग अलग बनते हैं। कंपनी कोड एक ही होता है, उसके अंदर में आप मल्टीपल कंपनी बना सकते हैं। जैसे अगर आप ही का कंपनी सेम टाटा ग्रुप इंडिया में है, देन आपके यूएसए में है, एंड कहाँ अदर अदर कंट्रीज में है, तो आप एक कंपनी कोड बना सकते हैं। हर एक कंट्री के लिए अलग अलग कंपनी बना सकते हैं। तो इसलिए कंपनी एंड कंपनी कोड आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो हमने कंपनी एंड कंपनी कोड डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, इनका असाइनमेंट करेंगे। तो अभी हमने डेफिनेशन किए हैं, इसको क्लोज करेंगे, एंड नेक्स्ट असाइनमेंट। असाइनमेंट भी सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एंड यहाँ पे देख सकते हैं असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी कोड है, एंड यहाँ पे अलग अलग कंपनी नेम आ रहे हैं। तो हमारे जो कंपनी कोड है विच इज टाटा ग्रुप। तो पोजीशन में चलेंगे, एंड आप डायरेक्टली या फिर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, या तो पोजीशन में जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो ये टाटा ग्रुप है मुंबई लोकेशन में, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी। तो हमें यहाँ पे कंपनी असाइन करना है, तो कौन सा कंपनी है? ओके। इस तरह से कभी आप सर्च करते हैं तो मैक्सिमम जब यहाँ पे हिंट आते हैं, जैसे ये मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्च किया तो जो मैक्सिमम हिंट आते हैं वो 500 इनपुट आते हैं। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम से किया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो मैक्सिमम 500 ही आ रहे हैं, उसमें से आपके ग्रुप नहीं आ रहे हैं। तो आपको किस तरह करना है, ये जो येलो लाइन दिख रहे हैं इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंट 500 है, इसको डिलीट करके फिर कंटिन्यू करना है। तो आपके जितने भी है वो टोटल एंट्री यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल एंट्री कितने हैं? 850। तो पहले 500 सेलेक्ट किया था, इसलिए स्क्रॉल नहीं हो रहा था, 500 तक ही आ रहा था। तो यहाँ पे हमने मेंटेन किया है टाटा ग्रुप, TAGP, ये है अपना टाटा ग्रुप। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, असाइन करेंगे, सेव करेंगे। तो ये हमने कंपनी कोड के साथ कंपनी भी क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट हम चलेंगे बिजनेस एरिया डिफाइन करने। बिजनेस एरिया क्या होता है? लाइन ऑफ बिजनेस यूनिट। तो जो भी अपनी कंपनी की बिजनेस यूनिट है वो हम डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही अंदर आता है बिजनेस एरिया। तो डिफाइन बिजनेस एरिया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी न्यू एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेस एरिया बने हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, देन बिजनेस एरिया अमूल, बिजनेस एरिया अमूल चेन्नई, ये लोकेशन वाइज बना है। तो आप लाइन ऑफ बिजनेस एरिया भी वाइज बना सकते हैं, या लोकेशन वाइज। मेन जो होते हैं वो आपके बिजनेस एरिया लाइन ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करना है कि आपकी जो कंपनी है वो कौन से बिजनेस पे रन हो रहा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, कोई सर्विसेज का हो सकता है, तो ये लाइन ऑफ बिजनेस होता है। पर्सनल एरिया, पर्सनल सब एरिया के लिए लोकेशन वाइज होते हैं, बट जो बिजनेस एरिया होते हैं वो आपके लाइन ऑफ बिजनेस के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज क्रिएट करेंगे और बिजनेस एरिया मेंटेन करेंगे। TAMO टाटा मोटर्स, देन TAPO टाटा पावर। एक मिनट।
उसी तरह TCS, और हमने और एक बनाया था स्टार बाजार के लिए, तो टाटा स्टार बाजार। तो ये हम 4 लाइन ऑफ बिजनेस बना दिए, अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस के लिए इसमें सेव करेंगे। तो ये हमने बिजनेस एरिया भी बना दिए हैं। एंड अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग पर्सनल एरिया एंड पर्सनल सब एरिया डिफाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर पर्सनल एरिया हम डिफाइन करेंगे, सेम न्यू एंट्रीज क्लिक करेंगे। यहाँ पर पर्सनल एरिया 4 डिजिट का टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स हम मुंबई में बनाते हैं। रीजन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, रीजन ये महाराष्ट्र के लिए है। देन यहाँ पे कंट्री कोड एंड सिटी कोड आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्री कोड एक कोड मेंटेन करना है, बट यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम कोई भी मेंटेन करें, फॉर एग्जांपल मैं इस कंट्री के लिए एक कोड मेंटेन करता हूँ 040। ठीक है, तो ये 040 एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री IN मीन्स IN आपके कंट्री हो गए, 13 आपके महाराष्ट्र हो गए रीजन, एंड 040 मीन्स ये कंट्री कोड डज नॉट एग्जिस्ट इन द टेबल। इस टेबल में एंट्री ही नहीं करता है ये कंट्री कोड, तो आप यहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या तो अगर आपको मेंटेन करना है कंट्री कोड एंड सिटी कोड, तो जिस टेबल में एरर आ रहा है उस टेबल में आप मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं 040 मेंटेन करता हूँ, ये टेबल में एरर आ रहा है कि इस टेबल में एंट्री नहीं है। तो अगर मैं इस टेबल में चेक करूंगा SM30 से, ठीक है, तो यहाँ पे SM30 में चलेंगे, एंड SM30 में देख सकते हैं कौन सा टेबल में था, T500E। तो अगर मैं T500E पे डिस्प्ले करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे और एक एरर रहा है, टेबल व्यू इज नॉट इन अ डिक्शनरी। तो यहाँ पे जो आप मेंटेन करते हैं वो या तो टेबल हो सकते हैं या तो व्यू टेबल हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक जो टेबल होता है वो डायरेक्टली मेंटेन होता है, व्यू टेबल आपके कॉन्फ़िगरेशन पाथ से वहाँ पे मल्टीपल टेबल जाते हैं। तो इसलिए ये बोल रहा है कि टेबल में मेंटेन नहीं है, तो मैं करूँगा फाइंड मेंटेन डायलॉग, एंड यहाँ से मैं सर्च करूँगा। ओके, ओके, T005B, T005B। यहाँ पे भी देख सकते हैं मेंटेन डायलॉग इज द टेबल इन इनकम्प्लीट और नॉट डिफाइंड, तो फाइंड मेंटेन डायलॉग करेंगे। यहाँ से टेबल नेम चेक करेंगे, B_T005B है।
तो ये व्यू टेबल है, ये टेबल नहीं है, व्यू टेबल है। तो जो भी आपके व्यू टेबल होंगे वो वी अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, जो मेन नॉर्मल टेबल होंगे वो आपके बस टी से स्टार्ट होंगे। तो ये व्यू टेबल है कंट्री के लिए। तो इसको मैं एडिट करूंगा, एडिट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री रीजन है, रीजन डिस्क्रिप्शन एंड कंट्री कोड है। तो ये डीके के लिए रीजन मेंटेन किया हुआ है, डेनिश कैपिटल रीजन। उसी तरह अगर आईएन के लिए सर्च करेंगे कंट्री रीजन, तो आईएन के लिए बस दो रीजन मेंटेन किया हुआ विच इज 36 तेलंगाना एंड टीजी तेलंगाना। तो हम महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आईएन रीजन कौन सा है 13, जिसके लिए एरर आ रहा था महाराष्ट्र। एंड कौन सा कंट्री कोड है 040, हमको मेंटेन करना है इंडिया के लिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए मैंडेटरी फील्ड नहीं था, हम स्किप कर सकते थे, बट ये बस आपको दिखाने के लिए कि कभी कभी क्या होता है कोई मैंडेटरी फील्ड आपके रहते हैं वहां पे ये एरर आता है। तो विदाउट मेंटेन किए उसको सेव ही नहीं कर सकते। तो जिस टेबल में एरर आ रहा है उस टेबल में जाके जिस एंट्री के लिए एरर आ रहा है वो एंट्री आपको बस क्रिएट कर देना है। तो यहाँ से हमें सेव कर देना है। उसी तरह हम बाकी कंट्री के लिए भी कर लेते हैं। बाकी स्टेट के लिए जैसे टाटा मोटर्स आपके महाराष्ट्र के लिए हो गया। उसी तरह टाटा पावर हम गुजरात के लिए क्रिएट करेंगे तो 06 में भी सेम कंट्री मेंटेन करेंगे इंडिया। उसी तरह टीसीएस बेंगलोर के लिए क्रिएट करना है। तो कौन सा रीजन हो गया कर्नाटका, कर्नाटका विच इज 36 10। स्टार बाजार है, स्टार बाजार में कोलकाता में मेंटेन करता हूँ विच इज इन वेस्ट बंगाल। तो उसके लिए भी हम एक कंट्री कोड क्रिएट कर देते हैं। तो ये जिसे 25 फॉर वेस्ट बंगाल कोलकाता। ठीक है, तो हमने हर एक स्टेट के लिए कम कंट्री कोड मेंटेन कर दिया, हम इसको सेव कर दिया। तो अभी अगर इस टेबल में मैं कंट्री कोड मेंटेन करता हूँ 040, तो अभी वो एरर नहीं आएगा। देन यहाँ पे सिटी कोड है, तो सिटी कोड के लिए भी हम जो 13 है ये मुंबई के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है। सेम हम मुंबई के लिए भी एक कोड क्रिएट करते हैं 13 013। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 013 भी इस टेबल पे एग्जिस्ट नहीं करता है। IN 13 013 जजनोस अगेन विद टेबल T005 जी के लिए है। लास्ट टाइम हम किसके लिए मेंटेन किया था ई के लिए विच इज कंट्री। तो ये ई के लिए कंट्री था, उसी तरह जी के लिए सिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिटी मेंटेन होता है। तो हम वापस से यहाँ पर न्यू एंट्रीज क्रिएट करेंगे। IN रीजन 13 एंड 013 से हम सिटी, हर एक सिटी के लिए अलग अलग कोड आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही सिटी है तो हम एक ही मेंटेन करते हैं। तो ये हमने सिटी भी हर एक स्टेट के लिए डिफाइन कर दिया सिटी कोड, हम इसको सेव करेंगे। और स्टैंडर्ड सिस्टम में ऑलरेडी ये सब मेंटेन होता है। तो स्टैंडर्ड आपके जो सर्वर रहते हैं रियल सर्वर, उसमें आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये फेमस सर्वर है इसीलिए यहाँ पे मेंटेन नहीं था। तो ये 13 हमने मेंटेन कर दिया, वापस एंट्री करेंगे, अभी कोई एरर नहीं आया। तो ये हमने पर्सनल एरिया क्रिएट कर दिया फॉर टाटा मोटर्स, इसको सेव करेंगे। यहाँ पे भी एक एडिशनल एंट्री आएंगे विच इज कंपनी, ये भी एक कंपनी है टाटा मोटर्स।
तो ये हमने सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन कर दी। उसी तरह आप सेम इसको एक नया क्रिएट कर सकते हैं या तो कॉपी कर सकते हैं। नया क्रिएट करने पे वापस से सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके बस इसको चेंज करेंगे। डाटा पावर के लिए बस डाटा पावर, वो अहमदाबाद में है। ठीक है, हाँ इसको भी सेव करेंगे एंड एडिशनल डिटेल में जाके भी यहाँ पे मेंटेन करेंगे। और अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, ये सारे आपको फील्ड पता ही है क्या मेंटेन करना है। यहाँ से जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो हम मेंटेन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। उसी तरह से हम इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट पर स्टार वगैरह। ठीक है, मैंने सबके लिए क्रिएट कर दिया एंड इसको सेव करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा टाटा बजाज एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बेंगलोर में। तो ये हर लोकेशन के वाइज हमने पर्सनल सब एरिया डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पर्सनल सब एरिया क्रिएट करने। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं पर्सनल सब एरिया। तो क्रिएट पर्सनल सब एरिया, अभी यहाँ पे एक नया टैब ओपन होगा, नया
विंडो, यहाँ पे पूछेगा कि कौन से पर्सनल एरिया के लिए आप पर्सनल सब एरिया क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स, यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल एरिया एंड पर्सनल सब एरिया डिफाइन करना है। तो यहाँ पे नेम एंट्री 1000 करके हम डिफाइन करेंगे क्योंकि ये 4 डिजिट का होता है। रिस्टोर, तो ये हमने 4 पर्सनल सब एरिया डिफाइन कर दिया, विच इज डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर टाटा मोटर्स एंड इसको सेव करेंगे। इसी तरह हमें हर एक के लिए पर्सनल सब एरिया डिफाइन करना है। कस्टमर सर्विस नाम। ओके, तो ये टीसीएस के लिए भी हो गया सेम, स्टार बाजार के लिए। तो यानी सबके लिए पर्सनल सब एरिया भी क्रिएट कर दिया। इसमें असाइनमेंट का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम क्रिएट कर रहे थे तभी हमने उसका असाइनमेंट भी कर दिया कि कौन से पर्सनल एरिया के लिए पर्सनल सब एरिया क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सनल सब एरिया हो गए। तो हमने कंपनी डिफाइन कर दिया, देन डिफाइन कंपनी कोड, उसके बाद असाइन कंपनी टू कंपनी कोड, देन हमने पर्सनल एरिया डिफाइन किया, देन उसको असाइन करना है कंपनी कोड के साथ कि कौन सा पर्सनल एरिया आपके कंपनी कोड के साथ आ रहे हैं। देन पर्सनल सब एरिया क्रिएट किया एंड उसके बाद मेंटेन करेंगे असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल एरिया। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर ले असाइनमेंट कर लेते हैं पर्सनल एरिया टू कंपनी कोड। तो यहाँ पे एचआर में देख सकते हैं असाइनमेंट ऑफ पर्सनल एरिया टू द कंपनी कोड।
तो ये आपके पर्सनल सब एरिया, पर्सनल एरिया है। तो आपको अपना पर्सनल एरिया सेलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेना है टाटा मोटर, टाटा पावर, स्टार बाजार है, टीसीएस एंड चेक। यहाँ पे देख सकते हैं ये चेक मार्क है, मीन्स मैंडेटरी फील्ड है। तो जो हमारा कंपनी कोड है टाटा ग्रुप, उसके साथ इसको मेंटेन करें। एंड यहाँ पे होम लोकलाइजेशन आ रहे हैं। होम लोकलाइजेशन में ये कौन से कंट्री के लिए आ रहा है वो आपको मेंटेन करना है। तो दिस इज फॉर 40 ग्रुपिंग है, तो 40 फॉर इंडिया। तो ये एक मैंडेटरी, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट फील्ड है। हर एक कंपनी के लिए एसएपी ने एक कोड मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जर्मनी में ये हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जर्मनी बेस्ड कंपनी है एसएपी। तो जर्मनी होम लोकलाइजेशन 01 है। तो उसी तरह यूएसए 10, 24 फॉर सऊदी अरेबिया, 40 फॉर इंडिया, 48 फॉर फिलीपींस। तो ये कुछ कुछ कंट्री कोड है, आपको चेक करना है। तो मैंने इन सारे कंपनी कोड पे काम किया है, तो मुझे ये सारे पता है। तो यहाँ पे आपको 50 सिलेक्ट करना, होम लोकलाइजेशन। तो अगर आप कोई भी G कोड एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देता MPC00_M40। तो यहाँ पे ये 40 है, ये आपका होम लोकलाइजेशन है इंडिया के लिए। एंड कैलसी, तो अगर ये पेरोल ड्राइवर का G कोड है, अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पेरोल ड्राइवर इंडिया, क्योंकि मैंने 40 मेंटेन किया है। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करके 24 करता हूँ, तो ये सऊदी अरेबिया के लिए है। तो पेरोल ड्राइवर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। उसी तरह अगर मैं 10 मेंटेन करता हूँ यहाँ पे, तो विच इज फॉर यूएसए। तो ये है पेरोल ड्राइवर यूएसए। तो ये कंपनी कोड है, एंड कंपनी कोड के साथ ही बहुत सारे टी कोड में कोडिंग होते हैं। अगर कोई भी कोडिंग, कोई भी वहाँ पे मेंटेन नहीं है, 99 मेंटेन है, इसका मतलब वो इंटरनेशनल है, तो सबके लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल PC00_M99_CIPE, ये पोस्टिंग के लिए होता है टी कोड। पोस्टिंग के लिए हम लोग 99 यूज करते हैं, मतलब कोई भी कंट्री इसी टी कोड को एक्सेस कर सकता है। तो ये कोई कंट्री वाइज नहीं है, ये सारे इंटरनेशनल है। तो पोस्टिंग अकाउंट फॉर क्रिएट पोस्टिंग। तो इसी तरह होम लोकलाइजेशन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि होम लोकलाइजेशन या मोलगा। मोलगा होते हैं कंपनी कंट्री कोड। तो मोलगा क्या है इंडिया के लिए, तो ये 40 है। उसी तरह यूएसए के लिए क्या है, एंड अलग अदर कंपनी के लिए क्या है। तो जो भी कंपनी कंट्री के लिए आप काम किए हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो वो पूछते हैं कि किस कंपनी का कंट्री कोड क्या है। तो ये हमने पर्सनल एरिया सबके लिए मेंटेन कर दिया। टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स के लिए कौन सा कंपनी है, टाटा ग्रुप, देन स्टार बजाज, टीसीएस एंड सबके लिए। एंड इसको सेव करेंगे। हाँ, और एक चीज मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल, ओके, जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हम लोग एसपीआरओ से भी कर सकते हैं, टेबल लेवल से भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट टेबल पता है। जैसे अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करना है, क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर, तो मुझे टेबल पता है, SM30 में जाऊंगा, MT526, ये क्रिएट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम टेबल लेवल से भी मेंटेन कर सकते हैं, एसपीआरओ से भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का एसपीआरओ पाथ पता है, लेकिन टेबल लेवल नहीं पता है, तो किस तरह आप से टेबल लेवल निकाल सकते हैं। जैसे इसी का असाइनमेंट ऑफ पर्सनल एरिया टू कंपनी कोड, इसका मुझे डायरेक्ट टेबल से मेंटेन करना, मुझे एसपीआरओ पाथ से नहीं जाना है। तो आपको अगर टेबल चेक करना है, अगर आपको एसपीआरओ पाथ है तो आप टेबल निकाल सकते हैं। ये आपको एसपीआरओ पाथ पता है, एंड यहाँ से आप प्रिंट में जाएंगे, टेबल व्यू, एंड यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं कौन सा टेबल है, V_T500P। तो अगर मैं SM30 में मेंटेन करता हूँ V_T500P, तो ये है असाइनमेंट ऑफ पर्सनल एरिया टू पर्सनल सब एरिया। अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, ये सेम टेबल वही टेबल होता है। तो अगर कोई भी, अगर आपको एसपीआरओ पाते हैं, तो वहां से आप डायरेक्टली टेबल पता कर सकते हैं। बट अगर किसी का आपको टेबल पता है, फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज का टेबल पता है एडमिनिस्ट्रेटर का,
ठीक है। लेकिन मुझे एसपीआरओ पाथ पता नहीं है कि कौन से एसपीआरओ से मेंटेन होता है। तो फिर मैं एसपीआरओ पाथ कैसे पता कर सकता हूँ? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कस्टमाइजिंग है, तो कस्टमाइजिंग में आपको जाना है, ये विदाउट प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एंड वहाँ पे आपको फिर वो पाथ बता देगा कि एसपीआरओ का पाथ क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और भी पाथ होते हैं अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, लेकिन जो हमने डिफाइन किया है वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का देख सकते हैं, एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाना है, देन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, देन ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट में जाना है, उसके बाद फिर आप डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। तो अगर कोई टेबल आपको पता है तो उससे आप एसपीआरओ पाथ भी जान सकते हैं। अगर कोई एसपीआरओ पाथ पता है तो इससे टेबल भी आप पता कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का बताया तो मैंने, ये ओके। रिक्रूटमेंट का पार्ट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एसएपी रेफरेंस, देन रिक्रूटमेंट, एप्लीकेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्रिएट पर्सनल ऑफिसर। ये पर्सनल ऑफिसर कौन होते हैं? यही जो आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जितने भी अप्लीकेंट आते हैं, जितने भी रिज्यूमे आता है, उन रिज्यूमे को वो कलेक्ट करते हैं एंड उसको जो भी मैनेजर के हैं, एग्जीक्यूटिव है, फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं इंटरव्यू के लिए। ये एडमिनिस्ट्रेटर या पर्सनल ऑफिसर ही उनसे कांटेक्ट करके डिटेल निकालते हैं, कब इंटरव्यू लेना है, क्या टाइम स्लॉट है, ये सब डिटेल कौन मेंटेन करता है? ये एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन करता है। तो रिक्रूटमेंट के पार्ट में हमें एप्लीकेंट एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करना पड़ता है एंड पर्सनल ऑफिसर क्रिएट करना पड़ता है। तो ये रिक्रूटमेंट का पार्ट हो गया। रिक्रूटमेंट तो अभी उतना डिटेल में सर डिस्कस नहीं करेंगे हाँ। सर कंफ्यूजन था। हाँ अभी अपन ने जो भी किया समझो, इंडिया इंडिया लाइन ऑफ बिजनेस के लिए किया, ओके। और अभी समझो परफेक्ट। अपन हाँ को सेम यूएस, सेम कंपनीज इन यूएस में है, तो हाँ हाँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना पड़ेगा और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर दोनों उधर भी मेंटेन करना पड़ेगा, दोनों, या यस अपन सिर्फ यस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेंटेन किया है पहले नहीं नहीं। और हाँ हाँ। उसके उसके अंडर ही अपन यूएस का लाइन ऑफ बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं, एंटरप्राइज हाँ स्ट्रक्चर से स्टार्ट करके। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं कर सकते हो, बट अभी देखो जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन किया है वो टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप के लिए किया है। अभी वो टाटा हम्म। ग्रुप आपके इंडिया के लिए है कि किस ग्रुपिंग के लिए है, वो तो मेंटेन नहीं किया है। तो आप डायरेक्टली उस टाटा ग्रुप को आप यूएसए में भी यूज कर सकते हैं, आप इंडिया में भी यूज कर सकते हैं, आप अलग कंट्री में भी यूज कर सकते हैं। बट हमें ओके। क्या करना पड़ेगा, वो टाटा ग्रुप आपके इंटरनेशनल हो गए, तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा टाटा ग्रुप इंटरनेशनल। उसके बाद हमें सब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाना पड़ेगा, टाटा ग्रुप इंडिया, टाटा ग्रुप यूएसए, टाटा ग्रुप जर्मनी। एंड उसके बाद फिर हमें इंडिया के लिए टाटा मोटर, टाटा ग्रुप टीसीएस, उसी तरह यूएसए के लिए जो भी है टाटा ग्रुप, टाटा मोटर। जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किए हैं वो एक स्टेप और चला जाएगा। तो जो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे क्रिएट किए हैं टाटा ग्रुप, वो आपके सब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बन जाएंगे। एंड जो मेन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कौन सा होगा? टाटा ग्रुप इंटरनेशनल। तो बस उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो एक लेंथ बढ़ जाएगा और आपको सारा नेम चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। बट ये होना चाहिए कि आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, वो आपके कंपनी कोड पर्सनल एरिया से मैच होने चाहिए, क्योंकि फिर पोजीशन उसी हिसाब से आएंगे। जब आप मास्टर डाटा में मेंटेन करेंगे पोजीशन, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी आएंगे विच इज डिपार्टमेंट। तो अगर आपने यूएसए के लिए एक कंपनी क्रिएट किया है एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आप सेम ले रहे हैं, तो वहाँ पे फिर जो सीक्वेंस है या जो आपके लेवल है वो थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे, एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। तो आप कर सकते हैं, बस उसको ध्यान रखना है कि वो दोनों मैचिंग होने चाहिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं होगा। आप मेंटेन कर सकते हैं, सिस्टम कोई भी एरर नहीं देगा उसके लिए। जहाँ पे एरर देता है सिस्टम, वहाँ पे फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में कोई एरर, वैसा एरर देता नहीं है, वो सारे आपके कॉन्फ़िगरेशन में ही देते हैं एरर। कॉन्फ़िगरेशन में कैसा एरर देता है? आपने जैसे पर्सनल कंपनी कोड बनाया है यूएसए के लिए, एंड वहाँ पे आपने करेंसी एंड कंपनी कोड ये सब मेंटेन किया है, कंट्री मेंटेन किया है, एंड उसी कंपनी के लिए आपने पर्सनल एरिया बनाया है, एंड पर्सनल एरिया में आपने गलती से आईएनएस सॉरी यूएसडी की जगह आईएनआर मेंटेन कर देंगे। तब जब आप असाइनमेंट करेंगे तब वहाँ पे एरर देगा कि आप जो कंपनी और पर्सनल एरिया का असाइनमेंट कर रहे हो उन दोनों का जो करेंसी है वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि एक ही कंपनी के लिए जो पर्सनल एरिया है वो आपके अलग
नहीं हो सकते करेंसी में। या तो फिर अगर कॉन्फ़िगरेशन में इशू नहीं देगा, लेकिन जब आप पेरोल रन करेंगे वहां पे इशू देगा। तो इस तरह का अगर मिसमैच होता है कॉन्फ़िगरेशन में, तो कहीं ना कहीं वो आपको एरर देगा या इशू करेगा। बट यही अगर ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट में आप करते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने वो सब डिटेल मेंटेन ही नहीं किए। तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपके इंडिया के लिए है या यूएसए के लिए है? तो आप डायरेक्टली मेंटेन कर सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट हम लोग असाइन करते हैं, असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। अभी फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या होता है? हम लोग जैसे कैलेंडर हम लोग का होता है, तो दो तरह के कैलेंडर होते हैं। एक नॉर्मल कैलेंडर जो कि जनवरी से दिसंबर चलते हैं, एंड आपके फाइनेंशियल कैलेंडर जो कि अप्रैल से मार्च चलते हैं। तो अगर आप इंडिया के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इंडिया के हिसाब से फाइनेंशियल कैलेंडर ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स का होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, या कोई भी अदर स्टेचुटरी डिडक्शन होता है, वो आपके इंडिया के पेरोल के हिसाब से चलता है। तो टैक्स भी कैलकुलेट करेगा वो आपके फाइनेंशियल ईयर में ही करेगा। तो इसीलिए हम लोग एक फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाते हैं विच इज नन अदर देन अ कैलेंडर। तो यहाँ पे आपको कैलेंडर डिफाइन करना पड़ता है कि फर्स्ट मंथ आपका कौन सा होगा, वो जनवरी होगा या अप्रैल होगा। तो ऑलरेडी एक एसएपी सिस्टम ने ऑलरेडी इंडिया के लिए फिजिकल ईयर वेरिएंट बना कर रखा है विच इज V3। तो ये V3 ऑलरेडी बना हुआ है, आपको बस उसको कंपनी कोड में असाइन करना है। असाइन करने के लिए टी कोड क्या है? OB37। तो ये OB37 है। अभी मुझे टी कोड पता है, ठीक है। तो टी कोड किसी किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए टी कोड यूज होता है, एसपीआर ऑफ आपने भी, तो वो आप मत समझ लीजिएगा कि ये आपके एंड यूजर का काम है, क्योंकि ये टी कोड है नहीं। कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन में आपका टी कोड भी होता है। जैसे ये एस एपी एस में भी देखेंगे, दो तीन टी कोड होते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन में यूज होते हैं। तो ये आपका टी कोड है, असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट OB37। ये फाइनेंस की एक्टिविटी है, इसीलिए ये OB से स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टी कोड डालता हूँ OB37, ठीक है। तो ये कौन सा है? चेंज व्यू असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो ये फिजिकल ईयर वेरिएंट हम मेंटेन करते हैं। अगर आपको टेबल चेक करना है तो प्रिंट में जाके आप यहाँ से टेबल चेक कर सकते हैं, एंड फिर टेबल से आप उसका एसपीआर और पाथ निकाल सकते हैं। तो ये अगर मैं SN30 में जाता हूँ तो वो टेबल मेंटेन करता हूँ, कस्टमाइजिंग, कंटिन्यू विदाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये थोड़ा ढूंढने में हमको टाइम लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन गाइड, फिर वहाँ पे कौन सा ये टेबल है, क्या डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि वो पाथ हो सकता है कहीं पे तुरंत मिल जाता हो, कहीं पे वो बहुत अंदर तक होते हैं, लेंदी पाथ होते हैं। तो फिर तो वो एक एक नोट चेक करके फिर वहाँ से वो फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइंड आउट कर लिया है, असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। ये कहाँ पे है? तो ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, फिर लेजर के अंदर फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग वेरिएंट वहाँ पे असाइन करते हैं। असाइन करने से पहले यहाँ पे एक नोड आते हैं जहाँ पे हम लोग फिजिकल ईयर क्रिएट करते हैं। ये कौन क्रिएट करता है? ये फाइनेंस कंसल्टेंट करते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल ईयर वेरिएंट बना हुआ है, बहुत सारे अप्रैल टू मार्च बना हुआ है, जनवरी टू दिसंबर बना हुआ है। देन यहाँ पे नवंबर टू दिसंबर स्पेशल पीरियड कितने मंथ का होता है, नंबर स्पेशल पीरियड, ये सब डिटेल आपके फाइनेंस कंसल्टेंट अच्छे से बता पाएंगे। बट हम फिजिकल ईयर क्रिएट नहीं करते हैं। एक ऑलरेडी फिजिकल ईयर क्रिएट होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है V3। तो ये V3 आपका स्पेशल पीरियड है अप्रैल टू मार्च, एंड ये हम लोग यूज करते हैं एज ए फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम बस उसको असाइन करेंगे टू आवर कंपनी कोड। यहाँ पे आपको कंपनी कोड चेक करना है विच इज टाटा ग्रुप, एंड उस टाटा ग्रुप में यहाँ पे आपको फिजिकल ईयर वेरिएंट मेंटेन करना है विच इज V3। क्योंकि विदाउट आप फिजिकल ईयर वेरिएंट आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि वो एम्प्लॉय का वो कंपनी का जो पेरोल होगा या पेरोल पीरियड होगा या पेडे होगा, कब उसको पोस्टिंग करना, कब उसको पेमेंट करना, उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, वो वहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कंपनी कोड के साथ फिजिकल ईयर वेरिएंट मेंटेन करते हैं।
तो ये आपका असाइनमेंट हो चुका है, कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल बाकी का, ये सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है ये फाइनेंस के हैं, तो कल आपको कंटिन्यू करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, देन अकाउंट ग्रुपिंग, बिजनेस एरिया तो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, कंट्रोलिंग एरिया, देन क्रेडिट प्रॉफिट सेंटर एंड उसके बाद कॉस्ट सेंटर। फिर ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर भी करते हैं। ओके। तो ठीक है, आज के सेशन में कुछ डाउट? नहीं सर, ये कल का आज का रिकॉर्डिंग भेजना मुझे। हाँ हाँ, एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग क्या होता है ना, मैं तुरंत नहीं भेज सकता क्योंकि वो अभी रिकॉर्डिंग हुआ है, उसको थोड़ा प्रोसेस हाँ हाँ। होने में टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर मैं ओके अभी ओके, 10 ठीक है बजे हाँ। से मेरा ऑलरेडी ये स्टार्ट हो जाता है ऑफिस। और ओके। कभी कभी अगर मैं बिजी रहता हूँ तो फिर इसको भेज नहीं पाता हूँ, फिर लास्ट में कल रात, मतलब रात को ही मुझे याद आता है। तो एक्चुअली मैं कल डाउनलोड करके रख लिया चलिए था, ठीक। बट भेज नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आज दोनों में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ, ओके। चलेगा हाँ। ओके देन, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके, बाय। हाँ ठीक है।